तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि आखिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है। देखिए, वैसे जो जो ये टॉपिक है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है, ये उसी को डिस्क्राइब करता है, उसी के बारे में बताता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। अगर दोस्तों आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। एंड अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं इस टॉपिक के बारे में तो उसका मतलब सीधा सा ये है कि जब हमने न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा था उस वीडियो के अंदर, एंड जब बात की थी, चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तो समझ लीजिए ये वही एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन a system of a body is zero, then the total linear momentum of the body before collision and after collision will be same। तो दोस्तों कुल मिला के जो ये टॉपिक है ये क्या कहना चाहता है, ये फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो उनके अंदर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इस कंडीशन में कि उनका मास सेम होना चाहिए। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर न्यूटन के लॉ वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल के ऊपर कि जब हम किसी बॉल को किक करते हैं तो वो हम पे भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट करती है, बट फुटबॉल तो दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मास ज़्यादा है। ठीक है, और जो फुटबॉल है उसका मास कम है। अगर दोनों बॉडीज़ का मास सेम हो, यानी कि हम दो फुटबॉल्स को आपस में टकराएं, तो क्या होगा, वो टकराएंगी और टकरा के वापस दूर चली जाएंगी। सेम मास सेम वेलोसिटी के साथ वो एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो उनमें क्या होगा, टकराने के बाद एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होते ही वो दूर चली जाएंगे और वो बराबर दूर जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एंड वो उतने ही टाइम के लिए टकराएंगी जितने टाइम के लिए ए बॉडी बी के साथ टकरा रही है एंड बी बॉडी ए के साथ टकरा रही है। तो चलिए आगे और समझते हैं इस टॉपिक को। दिस प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज द फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ये डिस्क्राइब कर रहा है और वो लॉ क्या है जिसका मैंने बारे में अभी आपको बताया है। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो आपको जाननी चाहिए, अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है जो कि है मोमेंटम, तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिए, आपका ये टॉपिक तो ऐसे हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो मोमेंटम का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि जब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मोमेंटम हमारे पास आता है। ठीक है, तो मोमेंटम को डिस्क्राइब किया जाता है उसके थ्रू। एंड मास इनटू वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक बॉडी है, या मतलब समझ लीजिए एक बॉल है, एक बॉल को मैं दूर फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें वजन भी है, भार भी है, और वेलोसिटी यानी उसमें फिर स्पीड भी है। तो यही है मास इनटू वेलोसिटी, और उसके थ्रू बनता है मोमेंटम, और उसी को कहते हैं मोमेंटम। बॉल फेंक दी, वो गया मोमेंटम के साथ। ठीक है, यानी स्पीड से गई वो, इसी को कहते हैं मोमेंटम। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी मान लीजिए दो फुटबॉल है। ठीक है, दो बॉल है, फुटबॉल है, जो कि एक फुटबॉल तो हमारे पास यहाँ है, एक फुटबॉल हमारे पास यहाँ है। ठीक है, हमने इस फुटबॉल को इस साइड से किक किया, ठीक है, एंड इस फुटबॉल को हमने इस साइड से किक किया, एंड ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, ये इस तरफ, ये इस तरफ मूव कर रही है आपस में। ये हमारा हो गया F1 एंड ये हमारा हो गया F2। ठीक है, इस पे फोर्स 1 लग रही है और इस पे फोर्स 2 लग रही है। हमने दोनों फुटबॉल को दोनों तरफ से किक किया और ये आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन के तरफ मूव कर रही है। तो क्या ये दोनों आपस में इज इक्वल होंगी? चलिए ये भी जानते हैं कि आपस में ये बराबर होगी या नहीं होगी। हमने किक किया दोनों फुटबॉलों को, तो ये आके आपस में टकरा गई। ठीक है, इनके ऊपर हमने फोर्स लगाई F1 F2। ठीक है, फोर्स और ये फोर्स 2,
फोर्स 2, हमने फोर्स 1 और फोर्स 2 इनके ऊपर लगाई, ये दोनों आपस में यहाँ पे टच हुई, टकराई, ठीक है। इस पे F1 फोर्स लग रही है, इस पे F2 फोर्स लग रही है, एंड इसका मास m1 एंड इसका मास m2, ठीक है। इन दोनों का मास, इसका मास m1 है और इसके मास को हम L2 लेट कर लेते हैं। देन जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ किक किया, तो ये दोनों सेम वेलोसिटी के एक दूसरे की तरफ मूव की, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ सेम वेलोसिटी से मूव किया, इसने इस तरफ मूव किया, इसने इस तरफ मूव किया, सेम वेलोसिटी से। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ सेम वेलोसिटी से मूव किया। देन किक करने पे, ठीक है, सेम वेलोसिटी से ये तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये एक दूसरे की तरफ टकराई, ठीक है, टकराई, टकराने के बाद इनमें क्या हुआ, हमने किक किया, किक करने के बाद एक दूसरे पर टकराई, टकराते ही इनमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एक्सेलरेशन, यानी कि ये इसका एक्सेलरेशन हो गया a1, एक्सेलरेशन 1 एंड ये हमारा एक्सेलरेशन 2 हो गया। यानी कि एक फुटबॉल को किक करने के बाद उस पर कौन से फैक्टर्स क्रिएट हुए, ठीक है। पहला हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी का मास हो गया, मास के बाद उसके अंदर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, और वेलोसिटी के बाद उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें आके बनते हैं। देन एक बात और जाननी चाहिए थी, एक दूसरे को जब ये टच करती है तो वो कितनी देर के लिए टच करती है, सेम सी बात है, ये एक दूसरों को, इन दोनों का मास सेम है, ठीक है, सेम टाइमिंग पे हम इसको किक मार रहे हैं। देन इसकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है, यानी कि मैं इसको जितनी वेलोसिटी से मैं फुटबॉल ए है उसको किक मार रहा हूँ, उतनी वेलोसिटी से फुटबॉल बी को भी किक मार रहा हूँ, तो सेम वेलोसिटी मार रहे हैं। तो ये कितनी देर के लिए टच करेंगे, ये इनका जो टच करने का टाइम है वो भी सेम होगा। ये हो गया t2, ठीक है, तो इनका टाइम भी सेम ही होगा। यही ये बताना चाहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब दो बॉडी एक दूसरे की तरफ टकराती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं, तो उनके अंदर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों बॉडीज़ का मास सेम है, ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, तो इनमें सेम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है दोस्तों। और ये सेम टाइम के लिए एक दूसरे को टच कर रही हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ये बॉडी F1 है, ये बॉडी हमारी F2 है, ये हो गया हमारे पास आएगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। देन इस वैल्यू के बाद हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब दोस्तों क्या आपने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा था? अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की एक वीडियो है उसको वॉच कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी वीडियो उसी के बेसिस पे बताई गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर किक करते हैं, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो उतना ही एक्सेलरेट होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरी बॉडी का वेट 50 न्यूटन है, ठीक है, एंड जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट भी 50 न्यूटन है, तो मैं उसको अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ही मूव करवा पाऊंगा। या एक और बात समझिए, जब मैं किसी फुटबॉल को किक करता हूँ, ठीक है, तो वो उतना ही दूर जाएगी जितनी फोर्स से मैं उसको किक करूँगा। तो ये कहता है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। और न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या है, F इज इक्वल टू
m इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर उतनी ही एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, यानी उतना ही वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से दूर जाता है, डिस्प्लेस होता है अपनी ओन पोजीशन से, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ के बेसिस पे हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? हमारे पास इक्वेशन बनती है m1a1 इज इक्वल टू माइनस m2a2। ये हमारे पास दोस्तों इक्वेशन आती है। क्यों आती है ये भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे m क्या है, बॉडी का मास है, a क्या है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन है। तो ये किसके बराबर है? दूसरी बॉडी के बराबर है, उसके मास के बराबर है, और उतना ही उसके अंदर एक्सेलरेशन है, ये हमारे उसके एक्सेलरेशन के भी बराबर है। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितनी रेट से, कितने दर से जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, ठीक है दोस्तों। यानी कि मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो बॉडी का मास हो गया, और एक्सेलरेशन क्या है? यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यानी किस दर से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उस वजह से हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। मैं ये लाइन भी साथ में लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इक्वेशन को आगे ड्राइव करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है? हमने शुरू में क्या इसके अंदर किया था कि कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, ठीक है। बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन विल बी सेम। ये डेफिनेशन के अंदर हमें यही कहना चाहता है, और उसी चीज़ को हम आगे अब यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आप अब तक वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर कोई डाउट बन रहा है तो आप जस्ट अभी कमेंट कीजिए हमें, ठीक है, और अभी के अभी पूछिए कि ये चीज़ यहाँ कैसे हुई। तो चलिए आगे और समझते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आगे क्या आता है? हमारे पास आगे आता है m1v u अपॉन में t1, ठीक है, क्योंकि दोनों को टाइम भी सेम लग रहा था। और इक्वल टू के दूसरी साइड में हमारे पास क्या आता है? m2v1 इक्वल टू u2 अपॉन में t2, ठीक है। टाइम से हम टाइम को कट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का ऐसा खास हमारे पास रोल है नहीं। हमारे पास हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, क्योंकि और उसके अंदर टाइम का रोल नहीं है। तो हम टाइम को फिलहाल साइड में कर देते हैं। अब आइए हमारे पास क्या बचता है? v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2। ये वैल्यू हमारे पास आती है टाइम को हटाने के बाद। आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसकी, और इस वैल्यू के थ्रू हमारे पास क्या आता है? इस वैल्यू को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है? आई नो आपको यहाँ तक समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत, ठीक है, कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास ये वैल्यू आई।
ये सारे फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे है एक दो ऑब्जेक्ट के आपस में रिलेट होने की वजह से। ये हमारे पास इस वजह से आई, टाइम का कोई रोल नहीं, इसलिए हमने टाइम को साइड में कर दिया। ठीक है, साइड में करने के बाद ये ऊपर की वैल्यू हमारे पास यहाँ बच गई। देन हमने m को इसके साथ मल्टीप्लाई एंड m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड में, इज इक्वल टू के बोथ साइड में हमने दोनों में यही अप्लाई किया है। अब ये देखिए m1 v1 m1 u1 m2 v2 m2 u2। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, जो सिंबल है वही निशान रहा। अब क्या किया हमने, दोनों वैल्यूज़ को थोड़ा एडजस्ट कर दिया। यहाँ तक तो मल्टीप्लाई होगी, अब इनको एडजस्ट करने की बारी आती है। तो एडजस्ट कैसे किया, ये जो वैल्यू थी ये यहाँ की यहाँ रह गई। अब यहाँ पे v की वैल्यू को ले आया, इसमें m2 और v2 क्या है, m2 और v2 ये यहाँ पे आ गए, और ये वाली वैल्यू माइनस की जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये प्लस की हो गई। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस की हो गई। देन ये वैल्यू पहले से यहाँ पे है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज़ हमारे पास इसकी ही आ रही है। ठीक है, यानी कि ए फोर्स जब ऑब्जेक्ट 2 पे अप्लाई हो रही है और जब F2 फोर्स ऑब्जेक्ट ए पे अप्लाई हो रही है, 2 फोर्स ए पे अप्लाई हो और जब 1 फोर्स 2 पे अप्लाई हो, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बना रही है। ठीक है, ये वही कहना चाहता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने लिख दिया, बात सेम है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन के अंदर एक नाम यूज किया था, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। तो दोस्तों ये वही है, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये तो हो गई आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट की आपस में टकराने के बाद न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन सेम रहती है। एंड आप जानते हैं अच्छे से कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से डीपली समझाया था। दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो एंड दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, व्हाट इज़ मोमेंटम। एंड जो ये पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है उससे ही पहले आप हमारी न्यूटन्स लॉ की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो उसी के ऊपर है। तो दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में से किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। एंड आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं, हम आपका जो डाउट है बहुत ही जल्द ही क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब।